गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अर्शदीप। गुड मॉर्निंग भूमि। गुड मॉर्निंग विदुषी। सत श्री अकाल सिमर। साਰਿਆਂ ਨੂੰ हैप्पी लोहड़ी। बहुत बहुत मुबारक लोहड़ी ਦੀਆਂ। चलो करते हैं शुरू। तो थैंक यू भूमि, थैंक यू विदुषी। तो आज हम सिर्फ जो हमने ग्राफिकल मेथड सीखा आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक स्लैक। वो भी हमारा कल कंप्लीट हो जाएगा मंडे को। तो हमारा मंडे से वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो। तो प्लीज साथ के साथ अगर आपकी क्वेश्चंस पेंडिंग है, अगर आपने शुरू नहीं करे हैं, प्लीज स्टार्ट डूइंग देम। राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो पढ़ाता जाऊंगा, आप पढ़ रहे हो या नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आप खुद से पढ़ रहे हो या नहीं। मैं अच्छा, ऐसा बहुत बारी होता है हमें लगता है कि हमें समझ आ गया सारा कुछ। समझ तो हमें आ जाता है बट जब तक हम उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। डू यू एग्री? आप इस बात को मानते हो कि जब तक खुद से नहीं करोगे नहीं होगा? राइट। तो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। इवन जो हम क्लास में करते हैं, जो हम क्लास में क्वेश्चंस करते हैं, वो भी खुद से दोबारा करके देखिए। ये नहीं कि सर ने करा दिया और हो गए। तो इसके अपने कप्लान के स्टडी टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी आप दोबारा से खुद से करेंगे। राइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदुषी समझ पा रहे हो? यस। सिमर। तो आज आज बहुत अच्छा दिन है, लोहड़ी है। तो आज खाता खोल लीजिए पढ़ाई का। जिसने पतंग नहीं उड़ाने, पतंग भी शाम तक उड़ा लोगे, उसके बाद क्या करोगे? तो पढ़ना शुरू कर दो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो करते हैं शुरू। लेट अस स्टार्ट। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू हम देखने लगे। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू में वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? हेब्रस आईएनसी मैन्युफैक्चर्स समर हाउसेज एंड ग्रीन एंड गार्डन शेड्स। तो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे पास, देखना। समर हाउसेस सॉरी। एंड एक हमारे पास बन रहा है गार्डन शेड्स। तो दो तरह के चीजें बन रही हैं। ईच प्रोडक्ट पासिस थ्रू कटिंग प्रोसेसेस एंड असेंबली प्रोसेसेस। तो ये दोनों दोनों किस किस के थ्रू जाते हैं? दो प्रोसेसेस चलते हैं, कटिंग प्रोसेस एंड असेंबली प्रोसेस। राइट, विच मेक्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ वन समर हाउस विच मेक्स अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 50। तो इससे जो हमें कंट्रीब्यूशन आ रहा है, समर हाउस से जो हमें कंट्रीब्यूशन आ रहा है $50 का आ रहा है। एंड इट टेक्स 6 आवर्स कटिंग टाइम। इसको बनाने के 6 आवर्स लगते हैं कटिंग के अंदर। राइट। एंड 4 आवर्स असेंबली टाइम, और इसको 4 घंटे चाहिए असेंबली टाइम। राइट। एंड उसके बाद बोल रहा है वाइल वन शेड, एक शेड बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन कितना आता है हमारा? $40 का कंट्रीब्यूशन आता है। एंड टेक्स 3 आवर्स कटिंग टाइम, और ये 3 आवर्स कटिंग टाइम लेता है एंड 8 आवर्स असेंबली टाइम लेता है। राइट।
उसके बाद देखो वो क्या कह रहे हैं, देर आर मैक्सिमम 36 कटिंग आवर्स अवेलेबल। हमारे पास जो मैक्सिमम कटिंग आवर्स अवेलेबल है वो 36 ही है। एंड 48 ही हमारे पास क्या है, असेंबली आवर्स अवेलेबल है। कटर्स आर पेड एट द रेट ऑफ $10 पर आवर एंड असेंबली वर्कर्स पेड एट द रेट ऑफ $15 पर आवर। हमें फॉर्मुलेट करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इतनी बात तो मुझे क्लियर होगी कि मुझे मुझे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन गिवन है, तो मुझे आई हैव टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन। आई हैव टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे जो कटर्स को हम पे कर रहे हैं इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनने वाला है, फिर से ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनने वाला है, तो दैट इज अवर मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो कैन यू टेल मी कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा? अच्छा, लेट्स एक एक करके मैं सबसे पूछता हूँ। यस अर्शदीप, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनना चाहिए? पहले आप क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे? यस, मैंने आपके लिए सारा डेटा लिख दिया यहाँ पर। अब आप इसको सॉल्व, अगर आपको फॉर्मुलेट करनी है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, तो कैसे करेंगे? यस। अर्शदीप, क्या यहाँ पे की फैक्टर और बॉटलनेक? हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो की फैक्टर है और बॉटलनेक है, यहाँ पे हमारे पास दो की फैक्टर है, दो की फैक्टर है, याद रखना बच्चों। यहाँ पे हमारे पास जो असेंबली आवर्स है वो भी लिमिटेड है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये जो अपना, सॉरी, ये जो हमारे पास कटिंग टाइम है वो भी क्या है, वो भी शॉर्ट सप्लाई में है। तो यहाँ पे हमारे पास दो की फैक्टर्स है, तो यहाँ पे वी हैव टू फॉर्मुलेट लीनियर प्रोग्रामिंग। यहाँ पे हम की फैक्टर वाला सोल्यूशन नहीं लगा सकते अर्शदीप, राइट? तो यस, भूमि ने कुछ लिखा है, वेरी गुड भूमि। यहाँ पे हमें जो मैक्सिमाइज करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होने वाला है, वी हैव टू मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन, राइट? लेट्स से मैं समर हाउसेस के एक्स यूनिट्स बना रहा हूँ एंड गार्डन शेड्स के वाई यूनिट्स बना रहा हूँ। तो मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन मेरे पास क्या आ जाएगा, $50x प्लस $40y। एम आई क्लियर? यस, नो? यस अर्शदीप, क्लियर हुआ? राइट। सिमर क्लियर है? विदुषी? राइट। नाउ अब हमें पता है कि हमारे कटिंग आवर्स जो मैक्सिमम अवेलेबल है वो 36 ही है। तो अगर अगर एक समर हाउस बनाने के लिए 6 घंटे लगते हैं, तो एक्स बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? 6x। सिमिलरली, अगर हमें गार्डन शेड्स बनाने के लिए एक कटिंग घंटा कितना, एक एक गार्डन शेड बनाने के लिए 3 कटिंग आवर्स लगते हैं, तो वाई के लिए कितने लगेंगे? 3y। एंड हमारे पास जो मैक्सिमम अवेलेबल है आवर्स कितने हैं? 36 आवर्स अवेलेबल है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, सब्जेक्ट टू, अभी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स बनने शुरू हो गए हैं, सब्जेक्ट टू 6x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 36। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं, यस वेरी गुड, गलत लिखा है अर्शदीप आपने। लेस देन इक्वल टू 36 आए, ग्रेटर देन नहीं है। ग्रेटर देन नहीं है, तो लेस देन इक्वल टू 36 आएगा अर्शदीप। जो हमारे पास मैक्सिमम आवर अवेलेबल है वो 36 है, हमारे पास ज्यादा अवेलेबल नहीं है। हमारे पास मैक्सिमम जो अवेलेबल है वो 36 है, तो लेस देन इक्वल टू 36 आएगा। सिमिलरली जो हमारे पास सेकेंड कंस्ट्रेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 4x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 48। और नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट एक हमारे पास होता है, x एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। वेरी गुड, राइट? तो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट होता है हमारे पास, x एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व बना लिया, उन्होंने सिर्फ हमसे पूछा था यू हैव टू फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड वी हैव फॉर्म द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारे पास बन गया, मैक्सिमाइज c इज इक्वल टू $50x प्लस $40y, सब्जेक्ट टू हमारे पास दो कंस्ट्रेंट है, 6x प्लस 3y is less than equal to 36 and 4x plus 8y is less than equal to 48।
चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद हम उसने हमें समझाया है कि कैसे ग्राफ बनता है, ये हमें आता है, ये हमें देखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए आगे आगे देखते हैं उसने हमें नेक्स्ट टेस्ट अंडरस्टैंडिंग में क्या पूछा है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हब्रेस एग्जाम्पल टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 2 में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्लॉट द कंस्ट्रेंट्स ऑन द ग्राफ एंड इंडिकेट ऑन द ग्राफ द फिजिबल रीजन। यस, नेक्स्ट स्टेप मुझे बताइए। अब हमारे पास इक्वेशंस बन गए, मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बारी मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशंस बन गए। वी हैव टू मैक्सिमाइज सी 50x प्लस 40y सब्जेक्ट टू, हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 6x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 36, एंड दूसरा जो है हमारे पास 4x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 48, राइट। ये हमारे पास दो इक्वेशंस है, राइट। राइट, तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस है क्वेश्चन के अंदर। 4x प्लस 8y इज लेस देन इक्वल टू 48, राइट, वेयर x एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, ये हमेशा कॉमन रहता है, चेंज नहीं होता। चलिए, यस यस भूमि, नेक्स्ट स्टेप अपने आप को अनम्यूट करके सबको बताइए। अब अगर मुझे इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? यस भूमि, सबको बताइए। पहले एक्स को जीरो लेंगे, लाइक फर्स्ट यस, इक्वेशन वेरी में। गुड भूमि, एक एक करके जैसे जैसे आप बोलते जाओगे मैं करता जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाल रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकाल रहा हूँ, जहां पे मैं एक बार के लिए एज्यूम कर लूंगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, राइट। यहाँ जहां पे मैं एज्यूम कर लूँ, यस वेरी गुड, राइट। तो एक बारी मैं x को जीरो एज्यूम करूंगा और एक बारी मैं y को जीरो एज्यूम करूंगा। यस भूमि, मेरे को बताना, जब मैंने x को जीरो एज्यूम किया तो मेरे पास y कितना आया? 12, राइट, वेरी गुड। जब मैंने y को जीरो एज्यूम किया तो मेरे पास x कितना है? 6, राइट। तो जब मैंने y को जीरो एज्यूम किया तो मेरे पास x कितना आ गया? 6, राइट। तो अब सेकेंड इक्वेशन के लिए भी देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 48, राइट। तो ओके, चलिए बनाते हैं, इसके भी कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, इसके भी पॉइंट्स देखते हैं। तो अब ध्यान से देखना, x और y मेरे पास, एक बारी मैंने x को जब जीरो एज्यूम किया तो y मेरे पास 6 आ गया। वेरी गुड, यट, वेरी गुड अर्शदीप। तो जब मैंने y को जीरो एज्यूम किया, x मेरे पास आ गया 12, राइट। तो चलिए इन दोनों इक्वेशंस को हम प्लॉट करते हैं। अब देखना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x जो है मेरे पास 12 है, और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y है वो भी मेरे पास क्या है? 12 है। चलिए तो इसको प्लॉट करना शुरू करते हैं। लेट अस प्लॉट, ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा इजी ग्राफ है तो ये बन जाना चाहिए। तो देखो, अगर हम यहाँ पे 1 1 का गैप लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सिमिलरली यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। चलिए, चलिए अब आगे देखते हैं। अब पहली इक्वेशन को प्लॉट करते हैं जहां पे x 0 है, y 12 है। तो x 0 एंड y 12 मेरे पास ये वाला पॉइंट आ गया, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास? व्हेन x इज 6 y इज 0, व्हेन x इज 6 y इज 0। तो ये मेरे पास लाइन बन गई ये वाली। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस, नो, सबको ये क्लियर है यहाँ तक? यस, राइट, ओके। तो इस लाइन को मैं नाम दे दूंगा, इस लाइन को मैं नाम दे दूंगा, इस लाइन का क्या नाम है? 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 36। चलिए अब मैं सेकंड लाइन प्लॉट करता हूँ, अब मैं सेकंड लाइन प्लॉट करता हूँ। तो सेकंड लाइन में मेरे पास क्या है? व्हेन x इज 0 y इज 6, व्हेन x इज 0 y इज 6, दिस, राइट। व्हेन x इज 0 y इज 6, व्हेन y इज 0 x इज 12, दिस।
तो एक लाइन मेरे पास बन गई ये भाई, सॉरी एक सेकंड, मेरा बन गई। राइट, तो एक लाइन मेरे पास बन गई ये। इस लाइन को मैं नाम दे देता हूं, इस लाइन का क्या नाम है, 4x + 8y इज इक्वल टू 48। 4x + 8y इज इक्वल टू 48। चलो, अब ध्यान से समझना बच्चों, अब ध्यान से समझना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है भूमि, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? भूमि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सर इसमें फिजिबल रीजन है जो। यस, फिजिबल रीजन निकालना है। वो फिजिबल रीजन कैसे निकाल लेंगे, अब ध्यान से देखना, फिजिबल रीजन कैसे निकालना है। वी हैव दीज टू इक्वेशंस, एक बार हम इसको <36 ले लेंगे। एक हम क्या करेंगे, हम इसको जीरो, एक्स को जीरो और वाई को भी जीरो, हम जीरो जीरो पुट करके देखेंगे। तो दैट इज ट्रू। इट मीन्स दिस लाइन शुड मूव टुवर्ड्स जीरो। सिमिलरली सेकेंड लाइन ऑल्सो। यस सिमर, अभी मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा। यहाँ पे सिर्फ दो इक्वेशंस थी, तो यहाँ पे कल जो हमने किया था साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी लग सकता है। आई विल बी कमिंग टू दैट पॉइंट आल्सो। वेरी गुड सिमर, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स थे, तो यहाँ पे सीधा सीधा साइमल्टेनियस इक्वेशन भी लग सकता था, हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी सिमर। राइट, वेरी गुड सिमर, यू नोटिस्ड अ गुड पॉइंट। आऊंगा मैं उस पे भी। राइट, ओके। तो नेक्स्ट इक्वेशन अगेन हमारे पास है 4x + 8y इज लेस देन 48, अगेन इट इज ट्रू। तो इट मींस दिस दिस शुड आल्सो मूव टुवर्ड्स द रीजन। तो जब मैंने शेड किया तो मेरा मेरे पास ये फिजिबल रीजन आ गया। दिस इज माय फिजिबल रीजन। राइट, ओके। सो दिस इज माय फिजिबल रीजन, ये मेरे पास फिजिबल रीजन आ गया। यस अर्शदीप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? ओके खिलाक्षी, आप बताइए व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे पॉइंट्स खिलाक्षी? देखना है, पॉइंट्स कर, हाँ, पॉइंट्स आइडेंटिफाई करना है। कैसे करेंगे पॉइंट्स? हाँ, पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे तो ये एक तो हमारे पास ये आ गया पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। यस, उसके बाद क्या करेंगे? यस, सी पॉइंट तो सर इनकी इंटरसेक्शन से निकलेगा इक्वेशंस को सॉल्व करके। ओके। अब कौन कह रहा है, कौन बोल रहा था? खिलाक्षी आप बोल रहे थे? हाँ जी सर। नहीं खिलाक्षी, अगर अगर हमें ग्राफ से ही निकालना है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे, वो तो था हम कौन सा मेथड लगा रहे थे? दैट वाज, क्या नाम था वो मेथड का? एनालिसिस मेथड ऐसे करके कुछ नाम, जहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन मेथड, हाँ वो कुछ ऐसा ही नाम था, क्या नाम था उसका? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मेथड, आई फॉरगॉट। एक बार देखते हैं, उस मेथड का कुछ नाम था, किसी को याद है? इंस्पेक्शन मेथड, यस यस यस, इट वाज। यस भूमि, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन में, अभी आइसो कंट्रीब्यूशन पे भी आ रहा हूँ। जो आप बोल रहे हो खिलाक्षी, दैट वाज इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड है कि जहां पे हम इंस्पेक्ट करेंगे, सारे पॉइंट्स पर देखेंगे, और जो आपने बोला दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तो मेथड है कि हम यहाँ पे अब दो ही लाइंस है, तो जहां पे इंटरसेक्ट करें उन दोनों लाइंस को सॉल्व करो और हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं उस पर भी आऊंगा अभी। तो अभी एक एक मेथड तो ये था कि मैं इस ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर सारे पॉइंट्स पर वैल्यूज निकाल लूं, और जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी माय आंसर। सो दैट वाज। यस अर्शदीप, अभी हम आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन पे भी आएंगे। चलिए, अच्छा प्लीज प्लीज यहाँ पे अब कंफ्यूज नहीं होना है, किसी ने भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब एक चीज ध्यान से समझना, हमारे पास दो तीन मेथड है इसको सॉल्व करने के। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड,
तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, इन दोनों लाइंस को, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। अभी मैंने वो आपको नहीं बताया, तो अभी हम वहां पे बाद में आएंगे। दो मेथड जो हमने कल सीखे थे, तो देवर इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड में क्या था, हम ABCD जो 4 पॉइंट्स है, इन चारों पॉइंट्स पे वैल्यूज निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन की। जैसे अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास A पॉइंट है 0 0, उसके बाद नेक्स्ट है बी पॉइंट मेरे पास क्या है, बी पॉइंट पे मेरे पास x इज 0 एंड y 6। उसके बाद सी पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा, तो एक बारी मुझे निकालना पड़ेगा ये कौन सा पॉइंट है, राइट। तो ये मैं इंटरसेक्शन से निकाल लूंगा, सब्स्टिट्यूशन से निकाल लूंगा। उसके बाद डी पॉइंट मेरे पास क्या है, जहां पे मेरे पास y क्या है, y इज 0 एंड x इज 6। तो जहां पे मेरा कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम आ जाएगा वो मेरा मैक्सिमम है, राइट। पर कल हमने ये देखा था कि ये जो है, ये मेथड है, इट इज अ लेंदी मेथड, इट इज अ लेंदी मेथड। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन मेथड। तो वी विल बी यूजिंग आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन मेथड। यस, अब मुझे कौन बताएगा आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन कैसे बनती है? यस विदुषी, आप बताएंगे आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन कैसे बनाते हैं? कौन मुझे बताएगा आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन कैसे बनती है? भूमि, आप बताओगे? सर जो मतलब उसका इक्वल टू में पीछे आएगा हाँ, उसका लॉन्ग, एक मिनट, एक लॉन्ग मेथड का नाम है इंस्पेक्शन मेथड है अर्शदीप, इंस्पेक्शन मेथड है। हाँ जी, यस भूमि। सर जो इक्वेशन में इक्वल टू वाला साइन में जो नंबर है उसके मल्टीपल्स देखेंगे हम। यस यस, एक मिनट, पहले मुझे लिखने दो, आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो 50x + 40y, 50x + 40y के मल्टीपल्स देखेंगे, यानी कि मुझे 50 और 40 के मल्टीपल्स देखने। यस राइट, ओके, यस भूमि, आगे क्या करेंगे? जो इन दोनों का कॉमन होगा मल्टीपल उसको लेंगे हम। जैसे अब यहाँ पे 50 और 40 का मल्टीपल 2000 है। यस सर। यस, सिमर ले सकते हो आप इसको, 5x + 4y भी ले सकते हो, राइट। बट मैं एक बारी 50 और 40x वाई ले रहा हूँ, राइट। बट फिर आपके पास जो सोल्यूशन आएगा बाद में, आप उसको दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे फिर। तो इट इज बेटर कि आप जैसे है वैसे ही लो, राइट। अब दोबारा 10 10 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इट इज बेटर आप उसको पहले ही 50 और 40 लो, राइट, ओके। चलिए, भूमि के कहने पे मैंने क्या किया, मैंने इसको सबसे पहले 2000 ले लिया, राइट। 2000 लिया, जब 2000 मैंने इसको लिया, तो एक बार अब देखना ध्यान से, अब ध्यान से देखना। पहले मैंने इसको लिया 2000, ये आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन, प्लीज ध्यान से देखना कैसे आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बननी है। देखो मैंने इसको पहले 2000 ले लिया, एक बारी मैंने x को 0 पुट किया। जब मैंने x को 0 पुट किया, तो मेरे पास y कितना आ जाएगा, 50, राइट। मेरे पास y कितना आ जाएगा, 50, राइट, ओके। चलिए, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मेरे पास बहुत बड़ा, ये मेरे पास क्या कहते हैं, बहुत बड़ा नंबर आ गया। जबकि मुझे मुझे जबकि वैल्यूज चाहिए यहाँ कहीं पे, मुझे वैल्यूज इसके अंदर अंदर कहीं पे चाहिए, राइट। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक, मुझे मुझे बहुत 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 छोटी वैल्यूज लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सिमर का बिल्कुल सही 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 तरीका है। वो कह रहा है कि यहाँ पे मैं क्या करूं, मैं इसको 5x + 4y ले लूं, राइट। मैं 5x + 4y ले लूं, तो बात एक ही है, बाद में मैं उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब देखो, अब ध्यान से देखना, अगर मैंने 5x + 4y को 20, अगर मैंने इक्वेशन को 5x + 4y ले लिया, तो लेट से पहले इसको मैंने 200 लिया। अब ये देखो 50 मेरा बहुत दूर, वो तो मेरा बहुत दूर चला जाएगा, तो मुझे कोई फायदा ही नहीं है उसका। तो मुझे कोई छोटे नंबर ढूंढने पड़ेंगे जो मेरे इस फिजिबल रीजन के अंदर आए। एम आई क्लियर है? सबको समझ लग रहा है? नहीं, यस नो? जो मेरे इस फिजिबल रीजन के अंदर है, और ये मेरा फिजिबल रीजन है, ये बहुत छोटी वैल्यू है, राइट। ये मेरी बहुत छोटी वैल्यू है, तो आई हैव टू टेक अ स्मॉलर नंबर, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इक्वेशन
को डिवाइड कर दूंगा 10 के साथ। तो अब मैंने क्या किया, अब 5x+4y है मेरे पास यहाँ पे, अब मैं 5x+4y को के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, जब मैंने 5x+4y के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, अब ध्यान से देखना, एक बारी मैंने x को 0 लेना है, एक बारी मैंने y को 0 लेना है। जब मैंने x को 0 लिया तो फिर से मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई। अच्छा, अब इसको देखो, मेरे को 200 की जगह भी मैं इसको क्या ले लेता हूँ, मैं 20 ले लेता हूँ। राइट, इसको मैं 200 की जगह भी 20 ले लेता हूँ। अब देखना ध्यान से, तो 5 × 4 20 होता है। राइट, अब देखो, यस, तो अब देखो, मैंने जब x को 0 लिया तो मेरे पास y कितना आ गया, 5 आ गया। x जब मैंने 0 लिया तो y 5 आ गया। जब मैंने y को 0 लिया तो x मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। राइट, तो इट मीन्स जब x मेरा 0 था तो y मेरा 5 था। राइट, अब जब मेरा x 4 है तो y मेरा 0 है। तो एक आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन तो मेरे पास ये बन गई। तो एक आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन तो मेरे पास ये बन गई, व्हेन x इज 0 y इज 5, व्हेन x इज 0 y इज 5, व्हेन x इज 4 y 0। तो एक लाइन तो मेरे पास ये बन गई। राइट, चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाकर देखते हैं, बिकॉज आई नीड अ पॉइंट जो कहीं यहां पे टच हो रहा हो। किसके पैरेलल नहीं है ये सिमर? सिमर ये किसके पैरेलल नहीं है? अब क्या कहना चाह रहे हो? सारी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइंस पैरेलल होंगी। मैंने तो अभी बनाई एक ही आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है। राइट, अभी तो मैंने बनाई ही एक आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है। राइट, चलिए, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाकर चलता हूं। तो देखो, अब ध्यान से मैं क्या करूंगा, अब देखो, अब मुझे मुझे या तो 6 चाहिए, या तो मुझे मुझे x की वैल्यू 6 चाहिए, या तो मुझे y की वैल्यू 6 चाहिए। तभी तभी जो है मेरी वो यहाँ पे लाइन बन पाएगी जो पॉइंट्स को टच करे। राइट, अब देखो, अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज माई ब्रेन। तो देखो, अगर तो मुझे y की वैल्यू 6 चाहिए, या x की वैल्यू 6 चाहिए, तो y की वैल्यू 6 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू टेक 24 हेयर। राइट, आई हैव टू टेक 24 हेयर। तो अब ध्यान से देखना, 5x+4y = 24 पुट किया मैंने एक बारी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बारी। तो 5x+4y = 24 जब मैंने पुट किया, अब ध्यान से समझना, तो x और y की वैल्यू अब देखना, जब मेरा x 0 होगा तो y मेरा 6 होगा। राइट, जब मेरा y 0 है तो मेरा x कितना आया, तो इट इज 4.8। राइट, तो अब देखना ध्यान से, जब मेरा x 0 था तो y मेरा 6 था। तो जब मेरा x 4.8 है तो y मेरा कितना है, y 0 है। तो इट मीन्स, अब ये देखो, ये लाइन मेरी पैरेलल बन गई है इसके। अब मैंने दो आइसो कॉन्ट्रीब्यूशन लाइन बनाई है। अब सिमर ध्यान से देखना, अब ये दोनों लाइंस जो है ये पैरेलल है एक दूसरे के। ये सिमर समझ लगा, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, ना कि बाकी कोई और लाइंस। एम आई क्लियर? यस विदुषी? यस, सबको समझ आए बात? सर ये पैरेलल तो है नहीं। वो कौन कह रहे हैं पैरेलल नहीं है? नहीं भूमि सर। भूमि एक्चुअली पैरेलल ही है, वो ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है। ये नहीं सर, वैसे भी जैसे वो 5 और 4 से कनेक्ट है तो एक एक जैसे यूनिट का फर्क तो पड़ना चाहिए था, वहां पे नहीं 5 नहीं, आना वो चाहिए। ऐसा ऐसा कोई चक्कर नहीं, एक एक यूनिट का फर्क नहीं पड़ेगा। वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, वो पैरेलल ही है। आप इसको अच्छे से ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल ही आएगी मूवी। ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि वो एक एक यूनिट का ही फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। बस वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ओके सर। राइट,
यस, ग्राफ पेपर पे सही निकलेगा। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, राइट, ड्रॉ करने में। राइट, अब देखो, अब मेरे पास एक आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन आ गई, आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन आ गई, जो मेरे किसी एक एंड पॉइंट को टच कर रही है। अब हमें निकालना है कि इन सब में से, अब देखो ये वाला पॉइंट तो मेरा कैंसिल ही हो गया, तो मेरे पास पॉइंट बचे कौन कौन से, एक ये पॉइंट बचा, एक ये पॉइंट बचा, एक ये पॉइंट बचा। तो मैंने देखा मेरा जो सबसे फारदेस्ट पॉइंट है वो क्या है, सी है। क्लियर हुआ सबको, यस नो? तो इट मीन सी पे जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। राइट, तो सी पे जो मेरा कंट्रीब्यूशन होगा वो मैक्सिमम होगा। अब ध्यान से देखना, जब मैंने सी पॉइंट पे निकालने की कोशिश करी, तो मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई 4, बट मेरे पास जो y की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं 5 और 6 के बीच में लाई कर रही है, जो मैं यहां से ग्राफ से नहीं निकाल पा रहा। राइट, यस और नो? जो मैं ग्राफ से एग्जैक्ट, जब तक मेरे पास स्केल नहीं होगा, मेरे पास प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगी, मैं नहीं निकाल पा रहा ग्राफ पेपर से। नाउ अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ दो ही इक्वेशंस हैं, आई हैव ओनली टू इक्वेशंस हियर। तो यहाँ पे मैं एक बहुत इजी मेथड, कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो ये सी पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इट मींस जो मेरा आंसर है इन दोनों के इंटरसेक्शन से आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दूंगा एंड आई विल गेट द आंसर। तो वो जो मेथड अब मैं लगाने जा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो अर्शदीप में कल आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, एक बारी दोबारा देखना आज उसको। राइट, एक बारी दोबारा देखना उसको। अब आपके पास दो इक्वेशंस है, 6x + 3y इज इक्वल टू 36, एंड सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास है, यू हैव 4x + 8y इज इक्वल टू 48। 4x + 8y इज इक्वल टू 48। ओके, अभी देखते हैं, वाई भी 4 आ रहा है, वो ग्राफ पेपर बनाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी होगी। राइट, तो एक बार चेक करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, 6x + 3y इज इक्वल टू 36 एंड 4x + 8y इज इक्वल टू 48। अच्छा, मेरे को एक बात बताना, क्या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते थे अगर ये वाला पॉइंट आपका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट ना आता ग्राफ पेपर से? मैं दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्या आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते थे अगर आपका ये पॉइंट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का पॉइंट ना आता? कैसे यूज कर सकते थे अर्शदीप? अगर ये वाला पॉइंट मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट ना आता, इसके अलावा कोई और पॉइंट आ जाता, लेट्स से ये पॉइंट आ जाता, तो क्या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते थे? यहाँ पे इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट कर सकते थे? भूमि, यस नो? दोबारा पूछ रहा हूं एक बारी। भूमि, समझ लगा मेरा क्वेश्चन? हिलाक्षी, सबको समझ लगा मेरा क्वेश्चन क्या है? तो अगर तो ये वाला पॉइंट मेरा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वाला पॉइंट ना आता, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से मैं आंसर नहीं निकाल सकता था, क्योंकि अब मेरा ये पॉइंट इनकी इंटरसेक्शन पे है, और यहां से अब मैं आंसर निकाल सकता हूं, क्योंकि यही पॉइंट जो है वो मुझे क्या देगा, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देगा। और यही एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन पर आ रहा है। नाउ आई कैन यूज इंटरसेक्शन मेथड है, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम यूज करेंगे, यस, कोई नहीं बताएगा, प्लीज सिमर मुझे बताएंगे आप इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट, हाउ विल यू डू? यस, पहले तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए। जैसे यस। 3 कॉमन ले लिया फर्स्ट में से, उसमें 2x + y = 13 12 सॉरी। ओके, और सिमर दूसरे ने वाले में बोला 4 कि हमने इसको 3 कॉमन लेके 2x + y इज इक्वल टू 12 12। ले लिया। ओके, सिमर ने इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। यस, इसके बाद क्या और किया? दूसरे में 4 ले लिया कॉमन, तो x + 2y ओके, इक्वल सिमर टू ने क्या किया, सिमर ने इसको भी, इस इक्वेशन को भी 2 से, उसने इन दोनों इक्वेशंस को 2 से डिवाइड किया। राइट, सॉरी, इसको 3 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया। तो सर सिमर 4 से। ऐसा कर सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये इसलिए सरदीप ऐसा 64। भी कर सकते हैं, हम सेकेंड इक्वेशन को 1.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेरी गुड अर्शदीप। राइट, तो सिमर ने क्या किया, सिमर ने इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर दोनों से सेम आएगा। अभी देखते हैं। तो जैसे सिमर ने किया हम वैसे भी आंसर देखते हैं, और जैसे अर्शदीप कह रहे हैं हम वैसे भी आंसर देखेंगे। तो देखते हैं। तो सिमर ने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया। ओके, सो दिस विल बी 24। ओके, तो सिमर ने क्या किया, सिमर ने ये दोनों इक्वेशंस बना ली। अब देखो, अब मेरे को 1 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। राइट, तो इसको मैंने माइनस किया, ये कट गया, ये मेरे पास 4y माइनस वाई 3y आ गया। सो 3y इज इक्वल टू 12। सो y मेरे पास कितना आ गया, 4 आ गया। अगर y मेरे पास 4 आ गया तो x विल ऑल्सो बी 4। वेरी गुड विदुष। राइट, if y is 4 then x will also be 4। चलिए सिमर के मेथड से करके देखते हैं। सिमर ने क्या किया, सॉरी अर्शदीप ने क्या किया, अर्शदीप ने, यस, अर्शदीप ने सेकंड इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई किया ताकि उसका x जो है वो 6 हो जाए। राइट, ओके, तो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 36, और उसने इसको, इस पूरी इक्वेशन को 1.5 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको जब हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा 6x प्लस 12y इज इक्वल टू 48 इंटू 1.5 विच इज इक्वल टू 72। ओके, चलिए हमने हमने भी ऐसे ही कर लिया। तो इन दोनों को अब अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो ये दोनों कट गए। यहां पे मेरे पास क्या आ गया, 9y इज इक्वल टू 36, y इज इक्वल टू 4। तो y मेरे पास 4 आ गया, तो x भी मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वेरी गुड। राइट, तो अब इसको जैसे मर्जी सॉल्व कर लो, आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। सो दिस वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड। और याद रखना बच्चों, प्लीज एक बात ध्यान रखना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी लगेगा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी लगेगा जब क्या कहते हैं, हमारे पास सिर्फ दो लाइंस है, जब हमारे पास क्या है, सिर्फ दो लाइंस है, एंड हमारा जो पॉइंट आ रहा है उन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन पे आ रहा है। नहीं तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लग पाएगा। एम आई क्लियर ऑन दिस? यस, नो, ये बात सबको समझ लगी? हाँ ना? राइट, चलिए। ग्राफ, सर ग्राफ च पॉइंट सी नु 6 तो 12 नु क्यों नहीं ज्वाइन किया सर? मुझे समझ नहीं लगा अर्शदीप, आप क्या पूछ रहे हो? जो पॉइंट सी है इन्हें 6 टू 12 ज्वाइन किया ना, ये 12 ना ज्वाइन कदों किया सर? 6 to 12 कहाँ ज्वाइन किया मैंने? पॉइंट सी सर, हाँ लाइन। ये लाइन कहाँ ज्वाइन करी मैंने? सर ये 12 0 बोल रहा है और 6 0 6 बोल रहा है। एक्स ये, एक्सिस और वाई एक्सिस है ना जो, यहाँ पर हाँ, 12 आपने ज्वाइन किया, एक पॉइंट मार्क किया है यहाँ, और एक 6 पे मार्क किया है, ये वो पूछ रहा है। ओके, हाँ। तो ये हमने ये वाली लाइन का ज्वाइन किया था ना, ये देखो, व्हेन x was 0 y was 6, व्हेन y was 0 x was 12, तो ज्वाइन किया हमने, ये इक्वेशन प्लॉट करी है। ये जो इक्वेशन प्लॉट करी है तो हमने पहले करा ही था। सिमर, क्लियर है आपको? डन सर। चलो, राइट, ओके। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 5 and 6। उस वो आपको यही पूछा है, यूजिंग हब्रस। हब्रस एग्जांपल अगेन, test understanding 2 and 3, you are required to find out the optimal solution using graph, calculate the contribution। चलिए फटाफट मुझे कंट्रीब्यूशन निकाल के बता दीजिए। अब आपके पास x भी 4 आ गया और y भी 4 आ गया, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 50 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 4, तो विच इज इक्वल टू 3600, सॉरी 360। तो 50 इंटू 4 प्लस 14 to 4, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आपके पास कितना आ गया, 360 आ गया। तो चलिए एक बार उसने आपसे क्या पूछा, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 में स्टेप 5 और 6 पूछा। अच्छा, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड भी मैंने आपको बता दिया। राइट, अब आपको, अच्छा, एक बात याद रखना बच्चों,
आपको पेपर में ग्राफ बनाना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं आएगा, बट ग्राफ की इंटरप्रिटेशन आपको आ सकती है। जैसे आपको देखो इस क्वेश्चन में ग्राफ बनाकर दे दिया है उसने, अब आपको ये दोनों लाइंस भी दे दिया और उसने बोल दिया कि ये पॉइंट आपका जो है ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का पॉइंट है। तो अब यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि इस ग्राफ को देखकर ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल दो। कैसे निकालोगे भूमि, क्या करोगे अब? उसने क्वेश्चन के अंदर आपको ग्राफ पेपर दे दिया, ये सेम ग्राफ दे दिया फॉर एग्जांपल, राइट। और ये सेम ग्राफ देने के बाद उसने आपको बोल दिया कि ये जो आपका क्यू पॉइंट है इट इज द ऑप्टिमल पॉइंट, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आने वाली। वैसे भी उसने अगर आपको वो ना भी बोले फिर भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आने वाली है, क्योंकि देखो उसने आपको ग्राफ में ये देखो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनाकर दी है और उसने आपको ये एरो बना दिया। दिस इंप्लाइज कि ये जो है आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है, राइट। वेरी गुड भूमि। अब यहाँ पे यू हैव टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको वो पेपर के अंदर बताएगा नहीं कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको वो ऐसा ग्राफ बनाकर दे रहा है, वो आपको दोनों इक्वेशंस दे रहा है और आपको पॉइंट भी दे रहा है और सिर्फ दो ही लाइंस दिख रही हैं आपको और साथ में एक आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन दिख रही है। इट मींस ये जो क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होने वाला है और इसमें कोई भी मेथड नहीं लग सकता। यस नो, क्लियर हो गया? सिर्फ आपको वो ऐसे ग्राफ दे देगा। यस, राइट, वो सिर्फ आपको ग्राफ दे देगा एंड यू हैव टू यूज दिस इक्वेशंस 1 and 2 एंड सब्स्टिट्यूट एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, राइट। तो वो आपसे इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। क्या कह रहा है? कहता using Habermas example again, test your understanding 2 वाली, you are required to use simultaneous equations to verify the optimal point। आपको simultaneous equations use करके आपको क्या करना है? optimal point निकालना है, राइट। ओके, इस पे दोबारा आते हैं टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 पे। एक बारी मैं दोबारा आपको दिखा दूं कि हमने कैसे किया है, आपको पता लग जाए, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत 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 चांसेस है, राइट। तो एक बारी दोबारा देखेंगे। किसी को कोई भी डाउट है प्लीज अभी पूछ लेंगे, मैं दोबारा ग्राफ नहीं बताऊंगा। सर जैसे आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन होती है, हम उसके ऊपर भी एक बनाते हैं, तो वो क्यों बनाते हैं, उसकी जरूरत होती है? देखो देखो एक्चुअली क्या होता है भूमि, हमें आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन वो बनानी होती है जो हमारे किसी एक एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पॉइंट को टच कर जाए फिजिबल रीजन, राइट। तो इसीलिए हम एक दो या तीन आइसो कंट्रीब्यूशन लाइंस बनाते हैं जब तक वो किसी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पॉइंट को टच ना कर दे, राइट भूमि। अभी जैसे वो क्वेश्चन था हाँ जो ग्राफ वाला, उसमें तो उन्होंने हमें एक ही बना के दी थी हाँ, हमारा उन्होंने आंसर। उन्होंने आपको एक ही बनाकर दिया था और उन्होंने आपको पॉइंट भी बता दिया। वैसे तो एक आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन से भी आपका आंसर आ जाएगा, बट वो जस्ट एक मेथड है कि उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है कि पॉइंट क्या होगा। बेसिकली तो हमें क्या देखना है कि आइसो कंट्रीब्यूशन से जो पॉइंट सबसे दूर होगा। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको सेम पॉइंट लगे कि ये वाला पॉइंट भी इतनी ही दूर है और वो वाला पॉइंट भी इतनी दूर है, तो वहां पे अगर आपकी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टच कर रही होगी तो वहां पे आपके लिए इजी हो जाएगा देखना कि कौन सा पॉइंट ज्यादा पास है। तो जहां पे तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जो जो सॉरी ज्यादा दूर है, या जहां पे तो सिर्फ एक ही पॉइंट है जो बहुत दूर है, वहां पे तो क्लियर है, चाहे आप सिंगल आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनाओ चाहे आप दो कंट्रीब्यूशन लाइन बनाओ। बट अगला क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, वहां पे क्या होगा, आपको लगेगा कि ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के भी पास है और उस पॉइंट के भी पास है। वहां पे आपको ऐसी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन चाहिए होगी जहां पे वो या तो एक्स एक्सिस को टच करे या तो वाई एक्सिस को टच करे। भूमि क्लियर हुआ अब? यस नो? यस सर। तो वहां पे एक या एक से ज्यादा आइसो कंट्रीब्यूशन लाइंस की जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो क्वेश्चन के अंदर एक आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन से भी चल जाएगा। सबको क्लियर हुई ये बात? यस, जो भूमि ने पूछा सबको क्लियर हुआ? सर जो पॉइंट क्यू तो नीचे वाली लाइन से कंट्रीब्यूशन दी लाइन से की। क्या कह रहे हैं, एक बार मैं दोबारा आता हूँ उस पे।
हाँ, क्या पूछ रहे हो आप? ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ Q ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ। यस, दिस इज आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। ਓਕੇ ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ नीचे ही आऊगा Q यस, पॉइंट तो। हमें हमें जो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है वो हमें फिजिबल रीजन के अंदर ही चाहिए होगी हमेशा। ओके सर। वैसे तो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन इससे ऊपर भी बन सकती है, बट वो हमारा फिजिबल रीजन ही नहीं है। तो हमें ओके हमें जो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनानी है वो फिजिबल रीजन के अंदर होना जरूरी है उसका। ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन पॉइंट फाइंड करनी जरूरी है सर। यस, क्योंकि हमें देखना है कि वो उससे कितना अवे है। अच्छा, अब ये जो है ये हमेशा फिजिबल रीजन के अंदर ही होगी। अब ये जो मैक्सिमाइजेशन का केस है, यहाँ पे हमें देखना है वो कितना दूर है, क्योंकि देखो ना, जैसे जैसे हम आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन ऊपर जाती जा रही है वैसे वैसे उसकी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ती जा रही है। मेरी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे और भी ज्यादा होगी, अर्शदीप, मेरी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे और भी ज्यादा होगी, बट ये मेरा फिजिबल रीजन ही नहीं है, मेरे पास इतने रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है। समझ आ रही है बात? समझ आया अर्शदीप? या अभी भी कुछ डाउट यस। है तो पूछ लो। नो सर। हाँ विदुषी, मैं अभी एक बार दोबारा बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कब यूज कर सकते हैं। विदुषी, सब्स्टिट्यूशन मेथड तब लगेगा या तो मुझे ये पॉइंट जैसे नहीं पता लग रहा, मुझे इस पॉइंट की वैल्यूज निकालनी है, तो मैं तब यूज कर सकता हूँ, सिर्फ पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए, आंसर निकालने के लिए नहीं। तो तब भी मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकता हूँ। और आंसर निकालने के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर मुझे ऑप्टिमल आंसर निकालना है, ऑप्टिमम आंसर निकालना है, उसके लिए मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कब यूज कर सकता हूँ विदुषी? जहां पे जहां पे मेरा जो ऑप्टिमल पॉइंट है वो उन दोनों लाइंस के ऊपर आए, राइट, उन दोनों लाइंस के ऊपर आए, मैं तभी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकता हूं। और मेरे पास क्वेश्चन के अंदर सिर्फ वही दो लाइंस है। हाँ, अगर मेरे पास एक और लाइन होती, लेट्स से मेरे पास एक और लाइन है, बट मुझे ये पता लग गया ये मेरा ऑप्टिमल पॉइंट है। बेसिकली जब मुझे ऑप्टिमल पॉइंट पता लग जाए, राइट, तब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे पहले तो क्या पता करना है, ऑप्टिमल ऑप्टिमल पॉइंट पता करना है। तो एक बार ऑप्टिमल पॉइंट पता लग गया, फिर मैं वहां पे देख लूंगा कि वो जो पॉइंट है वो किन दो लाइंस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये इस लाइन और इस लाइन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, अब मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब वो पेपर में हो सकता है आपको एक और लाइन बनाकर दे दे, बट अगर उसने आपको ऑप्टिमल पॉइंट बता दिया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। राइट विदुषी, क्लियर हुआ? तो जब आपको ऑप्टिमल पॉइंट पता लग गया, अब वहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, नो प्रॉब्लम। और अगर आपके आपके पास क्वेश्चन में है ही दो कंस्ट्रेंट जैसे इस क्वेश्चन के अंदर, तब भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। चलो एक बार ही देखते हैं दोबारा से, किसी को कुछ नहीं क्लियर होगा फिर दोबारा पूछ लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था? सबसे पहले हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखा था, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है। तो चलिए, अच्छा, इसको आंसर कैसे करना है, आपको स्टेप्स लिखने हैं सबसे पहले। सर जैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ दो इक्वेशंस थी, तो ग्राफ बनाने की जगह डायरेक्ट इक्वेट कर देते हैं, यह सिमर कर देते हैं। बट अगर उसने आपको पेपर में बोल दिया कि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाकर दिखाओ, तो आप पेपर में क्या लिखोगे कि ये तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो यू हैव टू मेक द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यू हैव टू डिफाइन द कंस्ट्रेंट्स, राइट। अगर अगर ये सिर्फ एमसीक्यू में पूछ लिया तो आप कर सकते हो डायरेक्टली, बट अगर उसने आपसे बड़े क्वेश्चन में पूछ लिया, सी सेक्शन में आ गया, तो आप नहीं ऐसे कर सकते ना। देन यू हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, you have to define the constraints, right? Okay, तो चलिए, अब सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द वेरिएबल्स कि हमने x किसको लिया है,
एक्स हमने लिया नंबर ऑफ समर हाउसेस प्रोड्यूस्ड, वाई हमने लिया गार्डन शेड्स प्रोड्यूस्ड। उसके बाद देखो स्टेप 2 में यू हैव टू डिफाइन एंड फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आप क्या लिखोगे? मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन, यू हैव टू डिफाइन द कंट्रीब्यूशन, जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपने करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। देन यू हैव टू फॉर्मुलेट द कंस्ट्रेंट्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपको बोला गया था इफ वन समर हाउस रिक्वायर्स 6 आवर्स कटिंग टाइम, देन एक्स विल रिक्वायर 6 आवर्स 6x, एंड सिमिलरली 3 आवर्स इन शेडिंग शेड, तो 3y will be in the sheds, तो hence the total cutting time will be this, right? उसके बाद देखो उसने आपको बोला कि जो टोटल कटिंग टाइम अवेलेबल है वो मैक्सिमम 36 आवर्स अवेलेबल है। तो आपने ऐसे कंस्ट्रेंट्स बनाए दोनों के। उसके बाद एक लॉजिकल कंस्ट्रेंट जो आपने हमेशा लिखना ही लिखना है, दैट इज योर एक्स एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंड योर एक्स एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन जीरो हमेशा किससे बड़ा होगा? जीरो से। ग्रेटर देन इक्वल टू होता है वैसे, राइट? इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट? सो दिस मींस नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट, कभी भी एक्स और वाई जो है नेगेटिव नहीं हो सकते। आप या तो बनाओगे या तो नहीं बनाओगे, और तो तीसरी कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब नेगेटिव बनाओगे वो क्या हुआ? वो तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद देखो ध्यान से, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या निकाल लिया? पॉइंट्स निकाल लिए। दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स निकाल लिए जो हमने ऐसे टेबल से निकाला था। आप टेबल में भी निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। एंड जरूरी नहीं आपको ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, आप जैसे मैंने आपको टेबल बनाकर सिखाया आप वैसे भी निकाल सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? उसके बाद देखो, उसके बाद आपको क्या करना है? उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है। और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट द फिजिबल सॉल्यूशन, राइट? फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए आप क्या करोगे? इस इक्वेशन को पहले x को 0 पुट करोगे और y को भी 0 पुट करोगे। तो अगर तो वो ट्रू है, इट विल मूव टुवर्ड्स दैट पॉइंट दैट इज ओरिजिन। इफ इट इज फॉल्स तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द ओरिजिन, राइट? बट इस केस में हमने देखा इट विल मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन। दोनों इक्वेशंस हमारे विल मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन, राइट? नेक्स्ट हमारे पास आ गया, नेक्स्ट वी फाउंड आउट द फिजिबल रीजन। ये हमारे पास फिजिबल रीजन आ गया। उसके बाद फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने के बाद हमने देखा कि हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं, राइट? इन पॉइंट्स में जब हमें देखना है कि हमारा ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा है। अब हमें इतनी बात तो पता लग गई कि इन चारों में से एक पॉइंट क्या है, हमारा ऑप्टिमल पॉइंट है। अब ऑप्टिमल पॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया? नेक्स्ट वी डिड वाज टू मेक द आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। हमने आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनाई। आइसो कंट्रीब्यूशन, हमारी कंट्रीब्यूशन जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सो वी मेड अ आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। और ये देखो भूमि, ये देखो सेम जो मैंने बनाया था, 5 और 4 एंड 6 एंड 4.8। तो ये पैरेलल है आपस में भूमि। देखो यहां पर, समझ आया भूमि? राइट। तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, इन्होंने आपको बनाकर दिखाया है, राइट? तो ये पैरेलल है आपस में, तो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। अच्छा, भूमि पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों का गैप सेम होगा। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, गैप कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, राइट भूमि? तो समझना इस बात को। ओके। तो उसके बाद ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। हमने आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनाई, और आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनाने के बाद हमने देखा कि कौन सा पॉइंट जो है विच इज फारदेस्ट फ्रॉम दैट आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। अच्छा, हमने फारदेस्ट क्यों देखा, हमने पास वाला क्यों नहीं देखा? बिकॉज इट इज मैक्सिमाइजिंग, एंड जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ रही है। तो हमें इस लाइन से फारदेस्ट पॉइंट देखना है। तो हमने जो फारदेस्ट पॉइंट देखा इस क्वेश्चन के अंदर, दैट वाज क्यू, राइट? तो दैट वाज क्यू। उसके बाद हमने क्या किया? इस फारदेस्ट पॉइंट में हमने क्या करा? कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करा। तो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करा, सो वी गॉट द आंसर 360, राइट? उसके बाद देखो हमने हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी सीखा कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हमें कैसे सॉल्व करके आंसर निकालना है, राइट? चलिए, दैट्स इट। किसी को कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है? ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करना है, ग्राफ कैसे बनता है? यस, राइट, राइट, ओके। चलिए, अब हमें टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 6 गिवन है, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 6। अच्छा, इसको टाइम बचे तो एक बारी मैं इसको सोल्यूशन साथ में खोल लेता हूँ, ताकि हम इसको फटाफट हम ग्राफ पेपर पे नहीं बनाएंगे।
चलो देखते हैं एक बारी। अब हमें टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 6 गिवन है क्वेश्चन के अंदर। Alfred company is preparing its production plan for the coming month. It manufactures two products. वो दो products बनाता है, flag trap and sap trap. तो दो products बन रहे हैं, flag trap and sap trap. Details are as follows. हमें product given है, हमें उसका selling price given है, raw material given है, हमें labor hours given है, और हमें raw material की cost given है, skilled labor hour की और unskilled labor semi skilled की भी हमें क्या given है, cost given है. Company's fixed overhead absorption rate is $1 per labor hour for both skilled and semi skilled labor. अच्छा मेरे को फटाफट बताना, क्या एलपीपी में डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या मेरे को इसका कोई काम आएगा? फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट मेरे किसी काम का है क्वेश्चन के अंदर? यस, फटाफट बताइए, क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स मेरे किसी काम के हैं यहाँ पर? नो, दे आर ऑफ नो यूज टू अस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली थी कि अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, अंडर डिसीजन मेकिंग, वी डू नॉट कंसिडर फिक्स कॉस्ट एनीवेयर. तो यहाँ पे हमारी जो फिक्स कॉस्ट गिवन है इस क्वेश्चन में हमें किसी काम की नहीं है. सो द सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर इज लिमिटेड टू 2000 आवर्स and supply of semi-skilled labor is 2500 hours per month. At the selling price indicated, the maximum demand for flap traps is expected to be 150 units per month and for the sap traps is expected to be 80 units per month. उसने आपसे सारा कुछ पूछ लिया. कहता सबसे पहले तो आप उसको फॉर्मुलेट कर दो, उसके बाद उसको प्लॉट कर दो ऑन द ग्राफ पेपर. ये आपको पेपर में नहीं पूछा जाएगा. उसके बाद यूजिंग द ग्राफ फाइंड द ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन. अब देखो उसने आपसे कॉम्प्रिहेंसिव एक इलस्ट्रेशन पूछ ली जिसमें उसने आपसे पूछा कि आप कैसे इसको फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बाद उसको प्लॉट कर दो, उसके बाद उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन भी निकाल कर दिखा दो. और यही नहीं सिर्फ, आप उसको साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से भी हमें सॉल्व करके दिखा दो. राइट, अब चलिए पहले तो अच्छा, अब यहाँ पे मुझे कौन बताएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? What will be your objective function here? Yes. आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? What is the objective function here? किसी को कुछ समझ लग रहा है इस क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? ओके, ये 95 क्या है भूमि? यस, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कंट्रीब्यूशन हेयर. तो एक बार हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं. तो कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए देखना भूमि आपने क्या किया. आई थिंक आपने क्या किया, 125 -6 -10 -5. भूमि आपने कुछ गलत किया, एक बार चेक करना. अब देखो यहाँ पे आपकी जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट आएगी ×5 × 5 × 3 × 3 एंड ×3, क्योंकि ये आपको आवर्स गिवन है, लेबर आवर्स गिवन है, उसकी कॉस्ट से भी तो मल्टीप्लाई करोगे. समझ आया भूमि? यस भूमि. तो कंट्रीब्यूशन आपने गलत निकाली है, तो निकालनी तो हमें कंट्रीब्यूशन ही है. तो अब देखना, 125 में से 30 माइनस करो, 38 माइनस करो और 15 माइनस करो. इधर से 165 में से 20 माइनस करो, 30 माइनस करो और 75 माइनस करो. अर्शदीप क्या कह रहे हो? चलिए, तो यहां पर देखना, यहां पर मेरे पास जो फ्लैप ट्रैप की कंट्रीब्यूशन आ गई, फ्लैप ट्रैप की कंट्रीब्यूशन आ गई मेरे पास 125 -30 -30 एंड -15. सो दिस इज 50. राइट, तो आपके पास, वेरी गुड, तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आ गई 50x एंड 40y. वेरी गुड अर्शदीप. तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपके पास क्या है? मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन या मैक्सिमाइज z या मैक्सिमाइज c, कुछ भी ले सकते हो. तो 50x + 45y. एक बार चेक करते हैं, आपने सही बताया. क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन सही है आपका? यस, वेरी गुड. आप सबका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बिल्कुल सही है. अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हो तो प्लीज उसको दिखाइए, वहां पे पेपर में दिखाइए कि आपने कैसे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है. एम आई क्लियर? यस. तो कंट्रीब्यूशन दिखाइए कि आपने कैसे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है.
तो 45 नहीं 40 आ रहा है, आप लोगों ने फिर से कुछ गलती करी है। 165 में से 20 माइनस 30 माइनस 75 करना है, राइट। तो आपको ये दिखाना है। चलिए अब कंस्ट्रेंट्स पर चलते हैं। ओके यहाँ 40 आ रहा है। तो नेक्स्ट हम कंस्ट्रेंट्स पर चलते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स देखो ध्यान से। अब कंस्ट्रेंट्स में पहले तो मेरे पास जो है सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर आवर्स जो है वो अवेलेबल है शॉर्टेज में, राइट। दे आर अवेलेबल इन शॉर्टेज, सेमी स्किल्ड एंड स्किल्ड बोथ आर इन शॉर्टेज। तो कंस्ट्रेंट्स देखते हैं एक बार हमारे पास कंस्ट्रेंट्स क्या बनेंगे यहाँ पर। कंस्ट्रेंट्स बनाने के लिए अब देखो सेमी स्किल्ड एक्स और ये वाई। तो इट मीन्स पहला कंस्ट्रेंट तो मेरे पास क्या बना, 10x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू स्किल्ड में हमारे पास कितने 2000, राइट। और दूसरे सेमी स्किल्ड में वेरी गुड वेरी गुड, राइट, उसके 2000 है राइट। उसके बाद नेक्स्ट देखो 5x प्लस 25y इज लेस देन इक्वल टू 2500, राइट। वेरी गुड। 5x प्लस 25y इज लेस देन इक्वल टू 2500। अब एक और चीज यहां पर, मैक्सिमम डिमांड जो है आपकी फ्लैग ट्रैप्स की है वो है 150। इट मींस आप x शुड बी लेस देन इक्वल टू 150 एंड y शुड बी लेस देन इक्वल टू 80। तो यहां पे अब आपके पास 4 कंस्ट्रेंट्स बने। समझ लगा सबको? यस नो, यस और नो, ये समझ लगा सबको? राइट। तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 150 एंड y शुड बी लेस देन इक्वल टू 80। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कंस्ट्रेंट बने, 4 कंस्ट्रेंट्स। तो पहला कंस्ट्रेंट हमारे पास क्या बना, 10x प्लस 10y इज लेस देन इक्वल टू 2000। उसके बाद 5x प्लस 25y इज लेस देन इक्वल टू 2500, x इज लेस देन इक्वल टू 150, y इज लेस देन इक्वल टू 80। एंड नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट तो आपको हमेशा लिखना ही लिखना है, दैट योर x एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको इन चारों इक्वेशंस को एक बारी आपको x को 0 लेना, एक बारी y को, फिर x को, इसको y को। यहाँ पे आपको जरूरत ही नहीं है। अच्छा मुझे फटाफट बताना यहाँ पे जो आपकी लाइन है x इज इक्वल टू 150, ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी या पैरेलल टू y एक्सिस होगी? विल इट बी पैरेलल टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस? बताइए। ये जो x इज इक्वल टू 150 है, ये आपकी पैरेलल टू y एक्सिस होगी या पैरेलल टू x एक्सिस होगी ये लाइन? यस, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? वेरी गुड खिलाक्षी। सो दिस लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि x की वैल्यू कितनी रह रही है, 150 ही रह रही है। y की वैल्यू कुछ भी हो, राइट। तो y की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू 150 रह रही है। ये देखो x की वैल्यू 150 रह रही है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये पैरेलल टू y एक्सिस होगी। सिमिलरली y इज इक्वल टू 80, y की वैल्यू 80 है, x कुछ भी हो, तो इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। समझ लगा सबको? यस नो? सर नॉन नेगेटिविटी मींस भूमि, मैं बार बार बता रहा हूं कि जो आपका x और y हमेशा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या तो आप प्रोडक्ट बनाओगे या तो नहीं बनाओगे। ये सिर्फ आपको लिखना है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है क्वेश्चन के अंदर, राइट। ये आपको सिर्फ लिखना है, इसका कोई रेलिवेंस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, राइट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज टू मेक द ग्राफ। आपको ग्राफ बनाना है। तो देखो इन्होंने आपके लिए ग्राफ बनाया है। तो यहाँ पे इन्होंने ग्राफ बनाया और आपके पास ये जो फिजिबल रीजन आ गया, ये ए बी, ये देखो ABCDE। अब यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे दिक्कत आ गई, राइट। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आई, अब यहाँ पे जो बी पॉइंट है, सी पॉइंट ये रहा, उसके बाद डी पॉइंट। अब जब आप बनाओगे, अपनी लाइन बनाओगे, तो अब आपको आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन ऐसी बनानी पड़ेगी जो किसी ना किसी पॉइंट को टच करे, नहीं तो आपको देखना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट जो है वो सबसे पास है, राइट। अब देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखना। अब अब यहां से देखो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। चलिए अब एक बारी मैं आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन आपको बनाकर दिखाता हूं। इन्होंने आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनाई हुई है, एक बारी मैं भी बनाकर दिखाता हूं। अब देखो आपके पास अगेन आपके पास कितना है, आपके पास 50x प्लस 40y, राइट। अगेन आपके पास 50x प्लस 40y। एक बारी मैं इसको लेता हूँ 2000, राइट। तो इसको मैंने एक बारी लिया, जब 2000 लिया, आप ध्यान से देखना।
एक बारी चेक करने दो मेरे को। यस, एक्स इज 50, एक्स इज 50। यस अर्शदीप, आप कर सकते हो, बट अगेन अगर आपको आपसे ग्राफ पूछा गया तो आप ये मेथड नहीं लगा सकते अर्शदीप। राइट, आप क्या कहना चाह रहे हो अर्शदीप? चलिए एक बारी देखो, फिर अर्शदीप मैं आपसे पूछता हूँ आप क्या कह रहे हो। देखो एक्स। हाँ जी। सर लास्ट लेक्चर च मैं पहले आंसर नहीं निकालिया सीगा हाँ ਉਹਦੇ हाँ, ਚ ਵੀ ਮੈਂ आपने आया वैसे ही ਸੀ। किया। आपने वैसे ही किया कि आप एक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो पहले उसके जितने भी यूनिट्स बनते हैं आपने बना लिए, है ना? यस सर एक्स नो वैल्यू हाँ, पुट कर। उसके बाद वैल्यू पुट कर दी, कर सकते हो आप ऐसे, बट तभी जब आपसे एमसीक्यू में पूछा गया। राइट। चलिए, ओके। चलिए अब देखो, अब ध्यान से, अब यहाँ पे आपने एक बारी x को लिया 0, अब आपके पास y कितना आ जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 40, सो विच इज इक्वल टू 50। राइट, तो आपके पास कितना आ गया, y आ गया आपके पास 50। राइट, तो y आ गया आपके पास 50। अब देखो, मुझे मुझे एक पॉइंट ऐसा चाहिए, आई नीड अ पॉइंट, मुझे एक पॉइंट ऐसा चाहिए मेरे को जहां पे y की वैल्यू 80 चाहिए, मुझे y की वैल्यू 80 चाहिए। राइट, अब देखना, अब ध्यान से, मैंने मैंने क्या किया, मुझे y की वैल्यू 80 चाहिए, तो मैंने मैंने एक शॉर्टकट अप्लाई करने की कोशिश करी है। तो y मेरा 80 कब आएगा, अब देखो 2000 को अगर मैं 40 से डिवाइड करूं, तभी 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 मेरा y जो है, सॉरी एक मिनट, मेरा मेरा y 80 कब आएगा, मेरा 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 y मेरे को क्या चाहिए, 80 चाहिए। तो 40 इंटू 80 कितना होता है, 3200 होता है। तो अब ध्यान से देखना, मुझे एक पॉइंट ऐसा चाहिए जो मेरे आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन किसी एक पॉइंट को टच करे फिजिबल रीजन की। तो अब देखो मैंने क्या किया, अब मुझे y जब मैं 80 लूं, जब मैं y 80 लूं तो मेरी कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही है, 3200 आई, क्योंकि तब मैं x को क्या लूंगा, 0 लूंगा। तो मैंने यहाँ पर हेड टाइम ट्रायल मेथड से आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन जल्दी निकालना सीख लिया। ये बात सब सब समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, मुझे आइसो कंट्रीब्यूशन ऐसी लाइन चाहिए जहां पे वो कहीं ना कहीं मेरे एक पॉइंट को टच कर जाए। तो मैंने देखा मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट जो आ रहा है वो 80 आ रहा है, तो इट मीन मेरे को y 80 चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली क्या पुट कर दिया, मैंने 80 पुट किया और मेरे पास 3200 आ गया। तो सीधा सीधा अब मैंने क्या किया, अब मैंने 40x प्लस, सॉरी 50x प्लस 40y इज इक्वल टू 3200 ले लिया अपनी आसानी के लिए। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया, अब देखना बच्चों ध्यान से, x और y, जब मैंने x को 0 पुट किया तो मेरे पास y कितना आ जाएगा, 3200 डिवाइडेड बाय 40, तो मेरे पास 80 आ गया यहाँ पर। जब मैंने y को 0 लिया, हाँ अर्शदीप दोबारा समझो, दोबारा समझो 3200 कैसे आया। देखो अर्शदीप, मैंने अब यहाँ पे जो है मेरे को हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होता है अर्शदीप। अगर मुझे आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनानी है तो मुझे मुझे हिट एंड ट्रायल लगाना होता है, यस नो अर्शदीप, यस और नो? यस अर्शदीप अगर मुझे हिट एंड ट्रायल लगाना है, अगर मुझे आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनानी है, तो मुझे कौन सा मेथड लगाना पड़ता है? मुझे मुझे मैं कुछ भी कंट्रीब्यूशन ले सकता हूँ अपनी मर्जी से। समझ आ रहा है अर्शदीप, यस नो? सर मल्टीप्लाई नहीं करना ਹੁੰਦਾ 50 को 40 ਨੂੰ। अर्शदीप, आप कह रहे हो कि इसके मल्टीपल्स में हम, इजी रहता है कि हम इसके मल्टीपल्स में ले लें, बट क्या कहते हैं, अब ले मैं कुछ भी सकता हूँ अर्शदीप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सबको समझ आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भूमि खिलाक्षी सिमर? ओके सर। राइट, मैं ले कुछ भी सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मुझे मल्टीपल्स में लेना है, आई कैन टेक एनी वैल्यू, आई कैन टेक एनी वैल्यू। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। अब देखो, मेरे को एक ऐसी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन चाहिए जो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट को टच कर जाए। राइट, तो मेरे को अब यहाँ पे पता है कि मुझे अगर y की वैल्यू 80 आ जाए तो भी वो मेरे कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट को टच कर जाएगी, y की वैल्यू अगर मेरी 80 आ जाए। तो मैंने y को ऐसी 80 पुट करके देखा तो वो मेरे 3200 आ गया, तो मैंने एज सच
3200 इक्वेट कर लिया, इसको 3200 इक्वेट कर लिया, ताकि जो मेरी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है वो जल्दी बन जाए। और यहाँ पे जब मैंने y को 0 पुट किया तो मेरा 3200 डिवाइडेड बाय 50, सो विच इज इक्वल टू 64 अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो इट मींस मेरी जो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है, जो मेरी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है, वो कहीं यहाँ पे आकर कहीं ना कहीं मेरी बनेगी। तो ये मैंने एक आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बना दी विच इज पैरेलल टू दिस आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन। उन्होंने नीचे बनाई है, आप ऊपर बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से जब मैंने देखा, तो यहां से जब मैंने देखा, अब आप बताना मुझे, ये बी पॉइंट का डिस्टेंस है, ये सी पॉइंट का डिस्टेंस है, और ये डी पॉइंट का डिस्टेंस है, राइट। तो यहाँ पे जब मैंने देखा, ये जब मैंने यहाँ पे देखा, अब मुझे कंफ्यूजन है, अर्शदीप पे पॉइंट डी कैसे आया आपका, सबको बताओ। अर्शदीप आपका डी पॉइंट कैसे आया? सबसे ज्यादा दूर है। सिमर आपका सी कैसे आया? सिमर भी कहेगा सर वो सबसे ज्यादा दूर है। सर दिख रहा है सेंटर तो सबसे ज्यादा दूर डी है। यस, तो देखा जाए तो सेंटर से सबसे ज्यादा दूर डी है, तो डी इज द पॉइंट। तो डी यहाँ पे पॉइंट है। अब देखो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अब ये देखो, बी तो क्या कहते हैं, बी तो बिल्कुल भी इतना ज्यादा दूर नहीं है। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा दूर हमारा कौन सा पॉइंट है? डी पॉइंट है, राइट। तो अब ये हिट एंड ट्रायल है, राइट। तो आपका जो डी पॉइंट है वो क्या है? वो सबसे ज्यादा दूर है। भूमि क्या कह रहे हो? भूमि, मैंने एक्स को 0 लिया, यहाँ पर एक्स को 0 लिया मैंने। अच्छा, इसको भूल जाओ भूमि, इसको भूल जाओ। मैंने क्या किया, मैंने इसको 3200 के साथ इक्वेट कर दिया, और एक्स को 0 ले लिया, फिर बाई 80 आ जाएगा। इसको देखो ना, ये किया मैंने। समझ आया भूमि? सर पहले वहां पे 2000 था, हम हाँ, वो ऐसे वो 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 मैंने वैसी 2000 वो अलग इक्वेशन बनाई थी। अब देखो वो मैंने क्या बनाया था, इधर देखो भूमि। तो 50x प्लस 40y इज इक्वल टू 2000। एक सेकेंड रुकना। तो देखो, पहले मैंने क्या लिया था भूमि, 50x प्लस 40y इक्वल टू 2000 लिया था। तो यहाँ पे जब मैंने x और y की वैल्यूज निकाली, जब मैंने x को 0 पुट किया, तो y मेरे पास कितना आ गया था? 50 आ गया था। y मेरे पास 50 आ गया था। और जब मैंने y को 0 पुट किया, तो x मेरे पास आ गया था 40, राइट। तो मेरे पास क्या लाइन बन, एक मिनट। जब मैंने y को 0 पुट किया तो 2000 डिवाइडेड बाय 50, हाँ, तो ये मेरे पास आ गया 40, राइट। तो अब देखो, ये देखो, अब जब अगर मैं ये वाली आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनाऊं, देखना ध्यान से। जब मैंने ये वाली कंट्रीब्यूशन लाइन बनाई, तो x जो था मेरा वो 0 था, y मेरा 50 था, यहाँ कहीं था। उसके बाद जब मेरा क्या कहते हैं, y 0 था, जब मेरा y 0 था तो मेरा x 40 था। तो ये देखो, इन्होंने ये वाली लाइन बनाई हुई है, सी वाली। बट मैंने क्या किया, मैंने इससे बेटर एक आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन बनाकर दिखाई आपको, जो मेरी यहाँ कहीं ऐसे जा रही थी। यस भूमि, क्लियर हुआ? सर ये नहीं समझ आया कि 3200 कैसे लिया है। क्या क्या नहीं समझ आया? 3200 कैसे लिया यहाँ पे? 3200 कैसे लिया? ये देखो, मैंने अपना एक तरीका लगाया, हिट एंड ट्रायल। देखो कैसे लिया मैंने, ये देखो। देखो भूमि, ध्यान से समझना है, शुरू से समझना है एक बात। अब आइसो कंट्रीब्यूशन ऐसी लाइन है जो पैरेलल होंगे एक दूसरे की हमेशा, राइट। अब मुझे एक ऐसी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन चाहिए भूमि, जहां पे मेरा या तो ये वाले पॉइंट पे आ जाए, या तो ये वाले पॉइंट पे आ जाए। ये वाला पॉइंट तो मुझे पता नहीं, ये कुछ 150 लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, ये वाला पॉइंट तो मुझे पता ही है, ए पॉइंट। ये मेरा फिजिबल रीजन है भूमि।
तो इस फिजिबल रीजन के किसी एक पॉइंट पे मेरी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन टच हो जाए, राइट। अब मैंने क्या देखा कि ये वाला मेरा जो पॉइंट है 80 है, मींस यहाँ पे y जो है 80 है भूमि। इतनी बात समझ आई? यस यस सर। भूमि। अब मैंने देख लिया यहाँ पे मेरा y 80 है। तो इस इक्वेशन के अंदर 50x प्लस 40y में मैं क्या y की वैल्यू पुट करूं, मैं सॉरी, अगर मैं y की वैल्यू 80 पुट करूं तो मेरी क्या वैल्यू आएगी? अगर x 0 है और y 80 है तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी भूमि? 3200। 3200 आएगी। मैंने ऐसे ली वैल्यू, राइट। ये मैंने हिट एंड ट्रायल की जगह मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग यूज किया कि अगर मुझे ऐसी आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन चाहिए जो किसी ना किसी पॉइंट को टच कर जाए, तो क्यों ना मैं वो पॉइंट मैं रिवर्स कैलकुलेशन से चल लूं भूमि। समझ लगा? तो मैंने क्या किया, मैंने इसको 80 पुट करके मैंने देखा है इसकी वैल्यू 32। आप ये मेथड बाकी क्वेश्चंस में भी लगा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समझ आया भूमि? यस। यस सर। हाँ, तो मैंने ऐसे 3200 लिया है, राइट। जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लेना है, आपको जैसे समझ लग रहा है। क्योंकि ये देखो ना, ये जो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है ये तो हिट एंड ट्रायल है, आपको हिट एंड ट्रायल लगा के ही इसको निकालना पड़ेगा, राइट। और हिट एंड ट्रायल कैसे बेटर तरीके से लगाया जा सकता है ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। समझ लगा? यस। तो मैंने इसको जब 3200 लिया तो मेरे पास एक ऐसी कंट्रीब्यूशन लाइन आई यहाँ पे ऐसे। तो फिर मैंने देख लिया कि इस पॉइंट से सबसे दूर कौन सा पॉइंट है, तो विच इज डी, राइट। तो डी मेरे पास क्या आ गया? इट इज डिफिकल्ट टू रीड द प्रिसाइज कोऑर्डिनेट्स फॉर पॉइंट डी, बट इट इज एट द इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास ऑप्टिमल पॉइंट आ गया। अब आपके पास ऑप्टिमल पॉइंट आ गया, ये ऑप्टिमल पॉइंट इज डी है, राइट। तो आपके पास ऑप्टिमल पॉइंट आ गया डी। अब इस डी पॉइंट पर कौन सी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं? एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो इन दोनों लाइंस को यूज करके साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगाओ और आपके पास आंसर आ जाएगा। यस, क्लियर हो गया? यस, नो? यस अर्शदीप। यस सिमर। यस खिलाक्षी। सिमर क्लियर है, खिलाक्षी क्लियर है, अर्शदीप। नहीं 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 अर्शदीप, आपको ऐसे नहीं बताना पड़ेगा कि स्टेप 1 स्टेप 2। अब सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करेंगे, बट याद रखना कोई स्टेप मिस ना हो जाए, राइट। कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। अर्शदीप, आप पूछ रहे हो कि इसको ऐसे ही स्टेप स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखना पड़ेगा, यही पूछ रहे हो ना? हाँ, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, सिमर ने पूछा था। सिमर, आप यही पूछ रहे थे? ओके। ओके, तो जरूरी नहीं है आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके लिखना है। आप किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हो, बट कुछ स्किप नहीं होना चाहिए। आपको पहले बताना है कि आपने एक्स और वाई लिया है, फिर उसके बाद। अच्छा, अब इस टॉपिक के अंदर आपका सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है, वो मुझे कल करवाना पड़ेगा क्योंकि वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड है। अभी तक जो हम कर रहे थे, हम मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स कर रहे थे। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपके पास दो तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है क्वेश्चन के अंदर। वन कैन बी मिनिमाइजेशन एंड वन कैन बी मैक्सिमाइजेशन। मैक्सिमाइज जब आपको करना होगा, आपको किसको मैक्सिमाइज करना होगा? यू हैव टू मैक्सिमाइज द कंट्रीब्यूशन। एंड मिनिमाइज जब आपको करना होगा, आपको किसको करना होगा? कॉस्ट को मिनिमाइज करना होगा। तो ये जो आपकी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग है, ये मिनिमाइजेशन से रिलेटेड है। अच्छा, इसकी इक्वेशन, अच्छा सिर्फ मैं फॉर्मुलेशन कह रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग यू टू ड्रॉ द ग्राफ, आई एम नॉट आस्किंग यू टू interpret the answers. I am just asking you to formulate the objective function. अच्छा, 5 मिनट अभी रुक सकते हैं हम? ये क्वेश्चन इसकी फॉर्मुलेशन कर ले अभी क्लास में? यस? या होमवर्क दे दूं या कल कर ले? बताओ फटाफट। सभी सभी है यहाँ पे क्लास में? 5 मिनट ले लें और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? राइट, चलिए। ओके, चलिए।
ओके, तो चलो एक बार इसकी फॉर्मुलेशन देख ही लेते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं, अगर अभी टाइम मिल रहा है तो देख ही लेते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, देन वी विल बी लेफ्ट विद ओनली वन टॉपिक। चलिए एक बार ये देखते हैं, इसकी फॉर्मुलेशन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर जे फार्म्स लिमिटेड कैन बाय टू टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब हमारे पास दो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर एक्स एंड फर्टिलाइजर वाई। तो दो तरह के फर्टिलाइजर्स हैं, एक्स एंड वाई, which contains the following percentage of chemicals। प्लीज पेपर में बहुत ध्यान से पढ़ना, आपको लिखा क्या हुआ है। तो परसेंटेज मींस 18% मींस 0.18 लेंगे आपको। एम आई क्लियर? ये बात समझ लग रहा है? उन्होंने आपको परसेंटेजेस दी हुए हैं, तो 18 मींस 0.18। यस, एम आई क्लियर? राइट, ओके। तो अब देखो आपको गिवन है कि आपको जो नाइट्रेट नाइट्रेट है ये तीन तरह के आपको केमिकल्स गिवन है, वन इज नाइट्रेट, वन इज फॉस्फेट एंड वन इज पोटैश। राइट, तो आपको तीन तरह के आपको क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, यू आर गिवन थ्री टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो इन प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। राइट, तो यू आर गिवन थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, केमिकल्स जो इन प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। अब देखो नाइट्रेट जो प्रोडक्ट एक्स में यूज होता है दैट इज 0.18, क्योंकि ये परसेंटेज में गिवन है तो मैं वहां पे 0.18 ले रहा हूँ। राइट, सिमिलरली जो जो फॉस्फेट यूज होता है तो वो दैट इज 0.05, पोटैश जो यूज होता है दैट इज 0.02। राइट, ये बात सबको समझ लग गई? राइट, उसके बाद देखो वाई, वाई में हमारा जो नाइट्रेट यूज होता है दैट इज 0.03। उसके बाद जो हमारा फॉस्फेट यूज होता है दैट इज 0.02। उसके बाद जो हमारा पोटैश यूज होता है दैट इज 0.05। राइट, ओके। आगे वो देखो वो क्या कह रहा है, कहता है फॉर अ सर्टेन क्रॉप द फॉलोइंग मिनिमम क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड। द वर्ड इज मिनिमम क्वांटिटीज। अब हमें जो नाइट्रेट की मिनिमम क्वांटिटी चाहिए, मिनिमम है, मिनिमम, कम से कम, कम से कम हमें जो नाइट्रेट की क्वांटिटी चाहिए वो कितनी चाहिए, 100 चाहिए, एंड फॉस्फेट की 50 चाहिए, एंड इसकी जो हमें पोटैश की है वो 40 चाहिए। राइट, चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब हमें आगे क्या गिवन है, टाइप एक्स कॉस्ट $10 पर केजी। आपको जो इसकी कॉस्ट आती है टाइप एक्स की दैट इज $10 पर केजी, एंड इसकी वाई की जो आपको कॉस्ट आती है दैट इज $5 पर केजी। जे फार्म्स करंटली बाइज 1000 kgs of each type and wishes to minimize its expenditure on fertilizers। आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसने आपको क्वेश्चन के अंदर लिख दिया है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको मिनिमाइज करना है एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर्स। अब बताइए आपका जो ऑब्जेक्टिव है क्या मिनिमाइजेशन का है या मैक्सिमाइजेशन का है? फटाफट बताइए, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? यस, आपको अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू मिनिमाइज। आपको मिनिमाइज करना है प्रॉब्लम को, अब ध्यान से समझना, और कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो अगेन लेट्स से, अच्छा अब इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज है, एक और चीज है, ध्यान से समझना। उसने आपको क्वेश्चन के अंदर बोला है कि वो करंटली 1000 kg बाय कर रहा है। हमें क्या मतलब उससे, वो कितना बाय कर रहा है? हमें तो देखना है कि हम कितना एक्स बाय करें और कितना वाई बाय करें, ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो हमें ये जो है उसने दिया हुआ 1000 kg अभी प्रेजेंटली खरीदना है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो देखना है कि हम कितना परचेस करें ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो चलिए एक बार ही देखते हैं हमारा मिनिमाइजेशन फंक्शन क्या बनेगा। अब हम क्या लिखेंगे, मिनिमाइज, मिनिमाइज, मिनिमाइज सी या मिनिमाइज जेड या मिनिमाइज कॉस्ट, कुछ भी लिख सकते हो। राइट, तो मिनिमाइज कॉस्ट इज इक्वल टू, अगर मैं इसके एक्स यूनिट्स बना रहा हूं इसके वाई बना रहा हूं, तो अगेन द प्रॉब्लम विल बी मिनिमाइज कॉस्ट इज इक्वल टू 10x प्लस 5y। एम आई क्लियर? यस नो? यस और नो? सबको क्लियर हो गया? यस नो? चलिए नेक्स्ट। अब हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि हमें मिनिमम, मिनिमम कम से कम इतने इतने इतना नाइट्रेट चाहिए होगा। तो देखो मेरे को टोटल नाइट्रेट कितना चाहिए होगा, 0.18x प्लस 0.03y। सो यहां पे अब मिनिमम है, सो इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ये बात सबको समझ लगी?
यस और नो, ग्रेटर देन का साइन कैसे आया, ये बात सबको समझ लगी, यस नो? ओके, अर्शदीप को नहीं समझ आया। अर्शदीप ध्यान से देखना दोबारा से। आपको जो मिनिमम मिनिमम 100 जो है आपको 100 मिनिमम क्या चाहिए, 100 kgs ऑफ नाइट्रेट चाहिए मिनिमम, कम से कम इतना चाहिए, राइट? इससे कम नहीं चलेगा, राइट? तो जो आपको टोटल नाइट्रेट चाहिए वो कितना चाहिए? 0.18x प्लस 0.03y। ये बात समझ लगी, यस नो अर्शदीप? सर 18 क्या है? 18 आपको गिवन है ना यहाँ पर कि 18% नाइट्रेट लगता है इसके अंदर, एक्स के अंदर, और 3% लगता है वाई के अंदर। एक्स की एक यूनिट में? नहीं 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 नहीं, परसेंटेज गिवन है कि इतना परसेंटेज ऑफ केमिकल, मतलब 18% एक्स के अंदर, 18% जितना भी आइटम्स है, जितने भी प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर जो 18% है वो हमें नाइट्रेट चाहिए होता है, और 5% फॉस्फेट चाहिए होता है, 2% पोटेश चाहिए होता है, इसके अलावा भी हमें कोई प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, बट उसने हमें सिर्फ इन तीनों की डिटेल दी हुई है क्वेश्चन के अंदर। ओके सर। समझ लगा अर्शदीप? यस सर। हाँ। हाँ, मैं भूमि उसी पे आ रहा हूँ कि ग्रेटर देन का साइन क्यों है, राइट? ओके, चलिए अब देखते हैं ग्रेटर देन का साइन क्यों आया, ध्यान से समझना। अब मेरे को पता है कि मुझे नाइट्रेट जो है वो मिनिमम, कम से कम 100 किलो चाहिए। तो मेरे को टोटल नाइट्रेट कितना चाहिए, ये बात सबको समझ लगी? मुझे टोटल नाइट्रेट चाहिए 0.18x प्लस 0.03y। यस और नो? इतनी बात क्लियर होगी? अब ये जो टोटल नाइट्रेट है ये 100 या 100 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि मुझे कम से कम 100 चाहिए। तो इसीलिए क्या साइन आया, ग्रेटर देन का साइन आया भूमि। अब समझ लगा, यस नो? यस भूमि? भूमि क्लियर हुआ, राइट? सिमिलरली मुझे कम से कम फॉस्फेट के 50 kgs चाहिए, तो अगेन 0.05x प्लस 0.02y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50। सेम फॉर पोटैश, राइट? सो 0.02x प्लस 0.05y should be greater than equal to 40, where x and y should be greater than equal to 0, non negativity constraints। तो एक बार ये देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर सेक्शन सी में बड़ा क्वेश्चन आएगा और उसमें एक्स एंड वाई ग्रेटर और इक्वल टू जीरो डालना है, तो इक्वल टू का साइन तो डलेगा ही नहीं उसमें, ग्रेटर का तो डल जाएगा। आपको एक मिनट, कैसे कह रहे हो आप एक्स एंड वाई एक्स, इज इक्वल टू, ग्रेटर देन हाँ इक्वल टू जीरो? इक्वल। इसको हमें कहीं प्लॉट थोड़ी करना है। नहीं प्लॉट तो नहीं करना, ये लिखना तो पड़ेगा ना वहाँ। हाँ, हाँ, यस। और जो ग्रेटर के नीचे इक्वल टू का वो है, लाइन बनी हुई है, हाँ, ये तो डलेगी ही नहीं उसमें। क्यों? सर ऐसे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है कि उसके नीचे लाइन डल जाए, प्लॉट हो जाए लाइन। मैं समझ नहीं पा रहा सिमर आपका क्वेश्चन। सर एक्स एंड एक्चुअल में, वाई, एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब है हाँ जी, कि हम एक्स का या कुछ नहीं बनाएंगे, उससे ज्यादा बनाएंगे। हाँ जी, नहीं अगर एक्सेल में आप ये लिखोगे ना, तो ग्रेटर टू का साइन तो डल जाएगा, उसके नीचे जो लाइन है वो नहीं डलेगी। अच्छा, एक्सेल में पूछ रहे हो? हाँ, हाँ एक्सेल जी में नहीं सर, डलेगी वो। वो पूछ रहा था कि उसको कैसे करेंगे फिर। तो अब कोई बात नहीं, फिर वहां पे आप एक्स एंड वाई ग्रेटर देन जीरो लिख देना, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम ओके नहीं, सर, ओके। राइट? नो प्रॉब्लम। चलो, तो हमने क्या देखा कि केमिकल्स आर गिवन इन परसेंटेज टर्म्स दैट आर कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स। सो डिफाइन द वेरिएबल्स। तो सबसे पहले आपने सोचा, आपने देखा कि आप x बनाएंगे उसके और y बनाएंगे उसके। तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, आपकी टोटल कॉस्ट, आपको इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो हमने भी यही बनाया था, 10x प्लस 5y को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है।
एंड उसके बाद देखो उसने उसने फॉर्मुलेट किया सेम, एट सो 0.18x प्लस 0.03y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। दूसरा कंस्ट्रेंट 0.05x प्लस 0.05y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 40, राइट, एंड नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। यहां तक सबको समझ लग गया। फिर इसका ग्राफ कैसे बनेगा और इसका फिजिबल रीजन कैसे निकलेगा, इसको हम मंडे को देख लेंगे। क्लियर है? यस नो? ये देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। चलिए मंडे को मिलते हैं। हैप्पी लोहड़ी ऑल ऑफ यू। थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा एंजॉय कर लेना। अर्शदीप, चैप्टर अगली क्लास में खत्म हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 1.5 क्लास लगेगी। वी विल बी स्टार्टिंग विद नेक्स्ट चैप्टर। वैसे मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में खत्म हो जाना चाहिए। हाँ अर्शदीप, लेस देन इक्वल टू 1.5 डेज, 1.5 लेक्चर, राइट अर्शदीप? ओके। अर्शदीप मेरे साथ एलपीपी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं मंडे को।